हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जॉन मिल्टन की एक फेमस एपिक पोयम को, जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आइए इस एपिक पोयम के कुछ की फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों, यह एक एपिक पोयम है, यानी जितनी भी एपिक पोयम होती हैं वह बहुत लंबी होती हैं। पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड हुआ था 1667 में। दोस्तों, जब इस पोयम को पब्लिश्ड किया गया था तो इसमें 10 बुक्स थी, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट को रीपब्लिश्ड किया गया था 1674 में। तो यह 12 बुक्स में पब्लिश किया गया, मतलब 2 बुक्स और ऐड हो गईं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह पोयम पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। दोस्तों, यह पोयम अपनी थीम की वजह से बहुत फेमस हुई थी, और इस पोयम की थीम है मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस, यानी मनुष्य के द्वारा की गई पहली अवहेलना। और जॉन मिल्टन का मानना था कि इस एक गलती की सज़ा पूरी मानव जाति को सहनी पड़ी। दोस्तों, कहानी गॉड और सैटन के बीच की है, लेकिन दोस्तों यह पोयम इतनी लंबी है कि लाइन बाय लाइन समझाना मील का पत्थर होगा, मतलब समझाना बहुत ही मुश्किल होगा। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस पोयम, ताकि इस पोयम की पूरी समरी अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, चलिए अब इधर उधर की बातें न करते हुए चलते हैं पोयम की थीम को समझते हैं। दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट एक प्रियम्बल यानी प्रस्तावना से शुरू होती है। मतलब जॉन मिल्टन हेवनली म्यूज से यानी कविता की देवी से प्रार्थना करता है कि यह पोयम जो मिल्टन लिख रहा है, यानी मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस के बारे में, वह अच्छे से लिख सके, ताकि सभी को पता चल सके कि आखिर क्या हुआ था। दोस्तों, अब कहानी शुरू होती है, और कहानी में सैटन और इसके साथियों ने गॉड के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया था। तो अब होता क्या है कि गॉड के द्वारा सैटन और उसके साथियों को हेवन से हेल में फेंक दिया जाता है, यानी स्वर्ग से नर्क में फेंक दिया जाता है। तो अब सैटन और उसके साथी बहुत गुस्से में थे, और वह सभी हेवन को दोबारा पाना चाहते थे। तो हेल में ही सैटन और उसके साथियों ने पेंडीमोनियम बनाया, मतलब आप इसे एक मीटिंग हॉल भी कह सकते हैं। तो सभी पेंडीमोनियम में मीटिंग करते हैं और सभी गॉड से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन सभी यह अच्छी तरह से जानते थे कि गॉड से रिवेंज लेना इतना इजी काम नहीं है। लेकिन मीटिंग चल रही थी, तो सैटन का सेकंड इन कमांडर, जिसका नाम बेल्जीबब था, वह सलाह देता है। क्या सलाह देता है? वो कहता है, इट इज़ टू हार्ड टू डिफीट द गॉड। भगवान को हराना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन यदि हम लोग गॉड के क्रिएशन को, 2 सबसे क्लोज लोगों को पॉल्यूट कर दें, यानी उनको भ्रष्ट कर दें, तो ये जो 2 लोग गॉड के बहुत क्लोज थे, उन दोनों के नाम हैं एडम और ईव। यदि ये इन दोनों को करप्ट कर दें तो शायद हम गॉड को हरा कर उनसे बदला ले सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर सैटन बेल्जीबब के विचारों से सहमत हो जाता है। तो तभी सैटन यहाँ पर, यानी मतलब जहाँ पर मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर सिन यानी पाप को और डेथ यानी मौत को बुलाता है। दोस्तों, ये दोनों यानी सिन और डेथ सैटन के ही हैं। दोस्तों, तो सैटन सिन और डेथ को क्यों बुलाता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सैटन इन दोनों को इसलिए बुलाता है
क्योंकि सैटर्न इन दोनों को एक महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है, और वह महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक ब्रिज बनाने की, और यह ब्रिज हेल से अर्थ तक बनना था, यानी नर्क से पृथ्वी तक बनना था। दोस्तों, कहानी के दूसरी तरफ गॉड को खबर लगती है कि सैटर्न एक ब्रिज का निर्माण कर रहा है, तो यहाँ पर गॉड एडम और ईव को सेव करना चाहते हैं, उन दोनों को सुरक्षित करना चाहते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे होता क्या है कि सैटर्न गार्डन ऑफ ईडन में पहुंच जाता है, क्योंकि यहीं पर एडम और ईव रहा करते थे। दोस्तों, अब गार्डन ऑफ ईडन में प्रवेश करना इतना आसान काम नहीं था, इसलिए सैटर्न चेंज्ड हिज अपीयरेंस, यानी सैटर्न ने अपना रूप बदला और बीइंग एन एंजल, यानी एक एंजल बनकर गार्डन ऑफ ईडन में प्रवेश करता है, ताकि उसे कोई आइडेंटिफाई न कर सके, उसे कोई पहचान न सके। और सैटर्न गार्डन ऑफ ईडन में पहुंचकर एडम और ईव की खोज करने लगता है, और सैटर्न को यहाँ पता चलता है कि गॉड ने एडम और ईव को, यानी गार्डन ऑफ ईडन के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए कहा है। मतलब गॉड ने एडम और ईव को इस गार्डन का केयर टेकर बना दिया है। लेकिन यहाँ गार्डन में गॉड ने एडम और ईव को ट्री ऑफ नॉलेज के फल को खाने में प्रतिबंध लगाया था। मतलब ट्री ऑफ नॉलेज के फल को चखने के अलावा ये दोनों कुछ भी कर सकते थे। दोस्तों, तो अब होता क्या है कि यहाँ पर सैटर्न मेढक का रूप धारण करके ईव के कानों में चुपचाप कुछ कहता है, लेकिन तभी ईडन ऑफ गार्डन का गार्ड, जिसका नाम गैब्रियल था, सैटर्न को पहचान जाता है कि ये यहाँ पर कुछ गलत करने के लिए आया है। तो गैब्रियल सैटर्न को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, और यहाँ पर अभी सैटर्न डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों, अब कहानी में होता क्या है कि ईव ने एडम को बताया कि उसने सपने में एक एंजल देखा था, और एंजल ने ट्री ऑफ नॉलेज के फ्रूट्स खाने के लिए कहा, एंड आई हैव ईटन द फ्रूट्स ऑफ नॉलेज, और मैंने उस ट्री ऑफ नॉलेज के फ्रूट को खा लिया। बट आई एम लिटिल फ्राइटन, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ, ये सब बातें सपने में हुई थी। तो तभी गॉड ने अपने एक एंजल राफेल को अर्थ पर भेजा कि एडम और ईव को समझाए कि भूल से भी यह भूल न करना, यानी ट्री ऑफ नॉलेज के फल को कभी न चखना। तभी यहाँ पर राफेल एडम और ईव को सैटर्न और गॉड के बीच की लड़ाई को सुनाता है कि जब गॉड ने अपने सन को, यानी सेकंड इन कमांड बनाना चाहा अपने बाद, तो बाई ज्वेल्सी, यानी जलने के द्वारा सैटर्न ने गॉड के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया था। और राफेल कहानी में आगे बताता है कि गॉड और सैटर्न के बीच फियर्स फाइट हुई, यानी एक भयंकर लड़ाई हुई, और गॉड ने सैटर्न और उसके सभी डेविल्स साथियों को हेवन से निकालकर हेल में फेंक दिया था। तभी सैटर्न गॉड से रिवेंज लेना चाहता है। यह कहानी राफेल के द्वारा एडम और ईव को सुनाई गई थी। राफेल यह भी बताता है कि सैटर्न सीधे सीधे गॉड को नहीं हरा सकते, इसलिए सैटर्न तुम दोनों को, यानी एडम और ईव को निशाना बना रहे हैं। और सैटर्न इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि एडम और ईव गॉड के बहुत क्लोज थे, क्योंकि गॉड ने उन्हें बनाया था। तो इसलिए राफेल एडम और ईव को यह समझाने यहाँ पर आया था। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें, गॉड के द्वारा बनाया गया पहला
जो मैन था उसका नाम एडम था और पहली जो वोमेन थी उसका नाम ईव था। तो दोस्तों अब कहानी में होता क्या है कि राफेल इन दोनों को समझाकर वापस हेवन लौट जाता है। एंड आफ्टर 7 days यानी 7 दिनों के बाद सैटर्न वंस अगेन विजिट्स द गार्डन ऑफ ईडन, यानी सैटर्न गार्डन ऑफ ईडन में दोबारा विजिट करता है, दोबारा पहुंच जाता है। एंड अगेन और दोबारा ही चेंज हिज अपीयरेंस और अपना रूप धारण अपने रूप को बदल लेता है, यानी एक सांप का रूप धारण कर लेता है। और एक बार दोबारा सैटर्न जो सांप के रूप में था ईव के पास पहुंचकर उससे बातें करने लगता है। मतलब अब इस बार सैटर्न ईव की सुंदरता की तारीफ करता है। बट हेयर ईव इज शॉक्ड, यहाँ पर ईव आश्चर्यचकित है कि एक सांप उससे कैसे बातें कर सकता है। तो ईव उस सांप से पूछती है एज ए स्नेक, यानी एक सांप के रूप में, हाउ कैन यू स्पीक, तुम कैसे बातें कर सकते हो। देन सैटर्न सेड टू ईव, यहाँ पर सैटर्न ईव से कहता है दैट आई हैव ईटन द फ्रूट द ट्री ऑफ नॉलेज, क्योंकि मैंने ट्री ऑफ नॉलेज के फ्रूट को चख लिया है। सो आई हैव अ पावर टू स्पीक, मेरे पास बोलने की ताकत आ गई, मेरे पास बोलने की शक्ति आ गई है। तो यहाँ पर सैटर्न ईव को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और ईव से कहता है यदि तुम भी ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट चख लेती हो तो तुम भी एक गॉडेस के समान हो जाओगी, एक देवी के समान हो जाओगी। बट सैटर्न सेड दैट, लेकिन सैटर्न कहता है कि आई नो, मैं जानता हूँ कि गॉड ने इस फल को चखने से तुम्हें मना किया है। और सैटर्न फिर कहता है ईव, तुम्हें पता है कि गॉड ने तुम्हें फल खाने से क्यों मना किया है, ताकि तुम एक गॉडेस ना बन जाओ। तो दोस्तों होता क्या है, एट लास्ट ईव हैज ईटन द फ्रूट ऑफ ट्री ऑफ नॉलेज, जो ईव होती है वो ट्री ऑफ नॉलेज के फ्रूट को खा लेती है, चख लेती है। और अब ईव एडम को भी इस फल को खाने के लिए कहती है, क्योंकि एडम को पता है ईव ने गलत किया है, लेकिन फिर भी एडम ईव को लव करता था, तो एडम ने भी ट्री ऑफ नॉलेज के फल को चख लिया। तो अब होता क्या है कि गॉड को पता चलता है कि एडम और ईव दोनों ने उस फल को खा लिया है, यानी ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना की है, यानी मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस हुआ। तो अब गलती हो गई तो हो गई, तो पनिशमेंट भी मिलेगा। तो अब गॉड अपने सन को एडम और ईव को पनिश करने के लिए भेजते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सन ऑफ गॉड ने सांप को पनिशमेंट किया, यानी सबसे पहले जो गॉड का सन था उसने सांप को पनिशमेंट दिया कि आज के बाद सरपेंट यानी सांप अपने पैरों पर न चलकर पेट के बल क्राउलिंग करेंगे, यानी रेंग कर चलेंगे। और अब बारी थी एडम और ईव के पनिशमेंट की। तो सन ऑफ गॉड कहते हैं कि अभी तक तुम इमॉर्टल थे, लेकिन अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, यानी तुम्हारी डेथ भी अब होगी। और ईव और बाकी तमाम महिलाओं को चाइल्ड बर्थ के दौरान बहुत पेन से गुजरना पड़ेगा और उनके पतियों को सरवाइव करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब कहानी में होता क्या है कि सैटर्न अपने हेल में वापस लौट जाता है और वहाँ पर यानी हेल में सेलिब्रेशन होता है कि सैटर्न ने गॉड को हरा दिया। और सैटर्न के सन्स यानी सिन और डेथ ब्रिज के रास्ते अर्थ पर आकर यहीं बस जाते हैं। और सैटर्न के जितने भी बचे हुए साथी थे, गॉड ने उन सभी साथियों को सरपेंट बना दिया था, यानी सर्प बना दिया था। और गॉड अपने एंजल को ऑर्डर देते हैं कि अर्थ में जाकर अब अर्थ को चेंज कर दो, यानी अर्थ को बदल दो, यानी अब अर्थ पर सभी सीजन्स होंगे, जैसे समर
विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ताकि ह्यूमन बीइंग उन सीजन्स के आने पर सफ़र सहन कर सके, यानी कष्टों को सहन कर सके। तो अब एडम और ईव को अपनी गलती रियलाइज होती है और दोनों के बीच अब झगड़ा शुरू हो जाता है। तो अब एडम और ईव गॉड के पास जाना चाहते हैं और अपनी मिस्टेक के लिए गॉड से माफ़ी भी मांगना चाहते थे। तभी गॉड का एक एंजल जिसका नाम माइकल था, अर्थ पर आकर ईव को एक सपना दिखाता है कि किस प्रकार एडम और ईव साथ साथ फ्यूचर में आगे रहेंगे और उनके बच्चे होंगे और धीरे धीरे ह्यूमन जनरेशन आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन ह्यूमन जनरेशन की लाइफ में दुख और दर्द भी आते रहेंगे। लेकिन माइकल कहता है कि ये दुख दर्द तभी समाप्त होंगे जब सन ऑफ गॉड जो आगे चलकर जीसस क्राइस्ट बनेंगे तो इनका जन्म होगा और सभी ह्यूमन बीइंग्स के कष्ट के लिए सेक्रीफाइस करेंगे और ह्यूमन जनरेशन पेन यानी दर्द से फ्री हो जाएंगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। यदि स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।